तो पूरी जानकारी देने के लिए तो एक महीने से जांच पड़ताल चल रही है। कई बार मुलाकात हो चुकी है सीबीआई टीम की। स्टेटस रिपोर्ट सौंपने से पहले, पेश करने से पहले एक और मुलाकात है। लखनऊ में दबंगों की धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी से परेशान एक व्यापारी रामचंद्र श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी विक्रांत खंड इलाके में रहते थे। उनके शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के मुताबिक करणी सेना का संदीप सिंह अपने साथियों से उनसे वसूली कर रहा था। सुसाइड नोट में उन्होंने रॉयल सिटी इंफ्राटेक के डायरेक्टर अंशु सिंह और अजीत सिंह पर भी प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसमें रकम का हिसाब भी दिया गया है। पिता के सुसाइड के बाद उनके बेटे और पूरे परिवार इस वक्त दबंगों के खौफ में है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे थे और कई बार उन्होंने सरकार से इस बात की गुहार लगाई उनकी प्रताड़ना को लेकर। रॉयल इंफ्राटेक सिटी किसी प्लॉट को लेकर उन्होंने पैसे दिए थे, जो वो पैसे वापस मांग रहे थे उनको नहीं मिले और उल्टा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बहुत ही अजीबोगरीब मसला है। सुसाइड, आत्महत्या कर ली एक व्यापारी ने। बेटा कह रहा है कि शिकायत की गई थी, पुलिस से भी गुहार लगाई गई थी, सरकार से भी। मेनका देखिए, ऐसा कहा गया है उनके जो मृतक हैं उनके पुत्र प्रशांत की ओर से कि हालांकि पिताजी ने जब यह खरीद फरोख्त की थी उन्होंने अपने परिवार को जानकारी नहीं दी थी, लेकिन लगातार इनके ऊपर दबाव जरूर बना हुआ था कि जो रियल एस्टेट कंपनी के लोग थे ये इनको ना प्लॉट दे रहे थे या इन्होंने जो रकम दी थी वो भी वापस नहीं कर रहे थे और इनको डरा धमका भी अलग दे रहे थे। इनकी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री बाराबंकी में थी, ये कह रहे थे फैक्ट्री चलानी है, तो उस नाम से भी इनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। तो ये काफी दिनों से दबाव में चल रहे थे और बीते 2-4 दिन पहले वो आरोपी इनके घर तक पहुंच गए थे। उसके जी ऋषभ, लेकिन अब जरूरी है कि कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि व्यापारियों में खौफ होगा। व्यापारियों से इस तरह से रंगदारी मांगी जाएगी, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, तो फिर प्रदेश में बाकी व्यापारी भी डरेंगे। तो जरूरी है कि कार्रवाई बहुत तेजी से हो और कड़ी हो। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बांदा में बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाला आरोपी राम भवन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने आज भी सीबीआई को उसकी रिमांड नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। तब तक आरोपी राम भवन मंडल कारागार में ही रहेगा। आरोपी राम भवन मंडल कारागार में ही रहेगा उस वक्त तक जब तक इसकी रिमांड पर आगे कोई फैसला नहीं हो जाता। फिलहाल सीबीआई ने तीसरी बार कोशिश की थी कि रिमांड मिल जाए राम भवन की, लेकिन रिमांड नहीं मिली है। कोर्ट में तीसरी पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। राम भवन पर आरोप है कि उसने 1-2 नहीं बल्कि 50 बच्चों को शिकार बनाया था, उनके साथ अश्लील हरकत कर पॉर्न वीडियोज बनाए थे और उस पॉर्न वीडियोज को डार्क वेब पर बेचा करता था। देश विदेश से उसने इस काले कारनामे से मोटी रकम जमा की थी। 10 साल से लगातार इस गोरख धंधे में वो लिप्त था और अब सीबीआई की टीम ने इसे पकड़ा है। जय राम भवन था, इसकी आज कस्टडी रिमांड के लिए तारीख लगी हुई थी, जिसपे सीबीआई के अधिवक्ता आए हुए थे श्री अशोक कुमार सिंह। उनके साथ विपक्ष इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और सभी लोग आए हुए थे। क्योंकि मुलजिम के अधिवक्ता ने जो जवाब दाखिल किया है आपत्ति, उस पर आपत्ति देने हेतु चूंकि समय मांगा गया है, जिस कारण उसकी डेट 24 तारीख मंगलवार को लगाई गई है। 24/11 लगा दी। बच्चों के पोर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन को आज भी सीबीआई को रिमांड नहीं मिल पाई है। कोर्ट में आज तीसरी बार राम भवन की पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। राम भवन को न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार में रखा गया है। यहाँ मंडल कारागार में ही राम भवन अंदर मौजूद है। आज यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनियर इंजीनियर राम भवन की कोर्ट में पेशी हुई है। लेकिन फिलहाल कोर्ट की अगर बात करें, पास्को कोर्ट ने आरोपी जेई की अब तक सीबीआई को रिमांड नहीं दी है। हालांकि 24 तारीख लगी हुई है, अगली तारीख जो लगी है 24 तारीख है, लेकिन जो सीबीआई ने मांग की थी रिमांड लेने की, तो उस पर डेट बढ़ाकर पास्को कोर्ट ने 30 तारीख कर दिया है।
अगर पूरी बात करें तो सीबीआई को अब 30 तारीख के बाद ही इसकी आरोपी जेई की रिमांड मिलेगी। अंकित त्रिपाठी हमारे सहयोगी बांदा से हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सालों से सीबीआई इस पर अपनी नजर रखे हुए थे, फिर राम भवन की गिरफ्तारी करने में सीबीआई कामयाब होती है, इतने सबूत उसके पास आ जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पॉक्सो अदालत से ये जो बार बार कोशिश हो रही है राम भवन को कस्टडी में लेने की सीबीआई की, उसमें वो नाकाम रह रहे हैं? क्या दलील प्रॉपर नहीं, ठीक नहीं, जिसकी वजह से इन्हें रिमांड नहीं मिल पाई उसकी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जो आरोपी के अधिवक्ता है उनका कहना है कि साक्ष्य संकलन जो उनके द्वारा सबूत पेश किए गए थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा, और जिसके चलते जो है जब तक जज जो आरोपी का पक्ष नहीं जान जाएंगे तब तक उनको कस्टडी रिमांड नहीं दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें पूरे मामले में तो अब तक जो है ये जो नेटवर्क है इसमें तमाम लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब ये जो अधिवक्ता आए हुए हैं अशोक कुमार दिल्ली से, इन्होंने आज जो है कोर्ट में अपील की थी कि कस्टडी रिमांड सीबीआई को दी जाए, लेकिन फिलहाल जो है अंकित, एक और सवाल है, क्या राम भवन अकेला था या उसके कुछ और भी साथी हैं? सीबीआई की तरफ से कुछ इस बारे में संकेत मिले हैं? सीबीआई क्या कह रही है? सीबीआई से बात करने की बहुत कोशिश है, लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है अभी तक कोई ऑफिशियल पक्ष नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई तो कहना ये है कि मतलब लगभग इस रैकेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि देश और विदेश में लगातार ये वीडियो बनाकर बिल्कुल, और बहुत ही संवेदनशील मसला है ये, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मसला है। धन्यवाद अंकित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन सीबीआई की इस बार की भी कोशिश राम भवन को कस्टडी में लेने की वो नाकाम रही है। सीबीआई इसमें 30 तारीख के बाद ही अब सीबीआई उम्मीद कर सकती है कि कस्टडी उसे मिलेगी राम भवन की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई, सीबीआई ने अपनी दलील रखी, लेकिन पॉक्सो अदालत ने अगली सुनवाई 24 तारीख तक के लिए टाल दी और साथ ही 30